कुछ और ट्रेड्स लेंगे, आपके साथ आ रहे हैं उसके लिए, लेकिन पहले एक काम करते हैं। अब मोदी सरकार 3.0 की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, एक बार दिल्ली चला जाए। एनडीए की बैठक में कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक यूनानिमसली नेता चुना गया। सभी सहयोगी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। इस सरकार की गठन से लेकर जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमारे ब्यूरो चीफ और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। लक्ष्मण जी, क्या क्या फ्रेश डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ फ्लो आ रहा है वो स्पेशली चंद्रबाबू नायडू को लेकर, डेवलपमेंट्स क्या कह रही हैं? देखिए, दरअसल ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने जब कल दिल्ली में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था, न्योता दिया था कि हमारे यहाँ जब शपथ ग्रहण हो तो वहाँ पे आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आइए। तो मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ गई कि केंद्र सरकार का जो शपथ ग्रहण है वो भी 8 को होना है और 9 तक हलचल यहाँ पे रहेगी, और 9 को होना था आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण। तो अंत में यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश के शपथ ग्रहण को टाल दिया जाए, और टाल करके अब उसको 12 करने की संभावना काफ़ी हद तक बन गई है। तो हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये भी एक दर्शाता है, एक कह सकते हैं कि सहयोगी दलों के बीच में आपसी तालमेल कि प्रधानमंत्री को आना है तो अपने यहाँ का शपथ ग्रहण टाला जा रहा है। और वैसे इन सब के अलावा बहुत सारी हलचलें दिल्ली में चल रही हैं। आज सुबह से ही भाजपा के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कुछ देर बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होनी है। और इसके अलावा जो 2-3 बड़े नेता हैं भाजपा के, वो सहयोगी दलों से लगातार बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उनकी क्या इच्छाएं हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस पर बातचीत चल रही है। तो अगले 24 से 48 घंटे बिल्कुल काफ़ी गहमा गहमी वाला रहना है। लेकिन मैं यही कहूँगा अनुसार आपके जरिए कि दर्शकों को अफवाहों पर नहीं जाना है, सीएनबीसी आवाज़ देखते रहिए। जो बिल्कुल सटीक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ये खैर हम आपकी बात मानते हैं इस चीज़ को। तो लक्ष्मण जी, कुछ निकल कर आया है कि क्या मिनिस्ट्रीज को लेकर, स्पीकर पोस्ट को लेकर क्या नेगोशिएशंस चल रही हैं? देखिए, यहाँ पे दरअसल ये 2 बातें हैं। एक, अभी क्या डिमांड की है, और दूसरी बात है स्वाभाविक दावेदारी क्या बनती है। तो इसमें एक तालमेल बैठाने की कोशिश की जा रही है। जो टीडीपी है उस पर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई हैं। समझा ये जा रहा है कि टीडीपी ने 3 से 4 कैबिनेट मंत्री का पद चाहती है और एमओएस चाहती है। अब इसके अलावा इसमें लोकसभा स्पीकर का पद भी टीडीपी चाहती कि हमारे पास आए। इसके पीछे वजह यह है कि जब वाजपेयी सरकार थी तब भी लोकसभा स्पीकर का पद उनके पास था। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखने से एक कह सकते हैं एज मिल जाता है सहयोगी दलों को, चूंकि महत्वपूर्ण बिल को पारित कराना हो, कभी अविश्वास प्रस्ताव या कोई वोटिंग हो रही है तो वहां पर इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कन्वेनर के, एनडीए कन्वेनर के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, वो भी टीडीपी जेडीयू इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो टीडीपी की तरफ से मुझे लगता है कि एमओएस फाइनेंस पर एक जोर रहेगा, जो संभावना जताई जा रही है, जो अटकलें हैं। आईटी मिनिस्ट्री पर टीडीपी क्या जोर रहेगा, और जेडीयू दूसरा से घटक दल है जहां पे नजरें हैं। तो जेडीयू का जोर रहेगा कि रेल मंत्रालय जैसा कोई एक मंत्रालय हमारे पास आ जाए, चूंकि इससे एक लोकप्रिय कदम उठा करके एक लोकप्रियता पाई जा सकती है। इस पर फोकस रहेगा। जो टॉप के 4 मंत्रालय हैं उसके साथ कोई समझौता होगा, मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। जो टॉप के 4 मंत्रालय, जो बार बार मैं कहता हूं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, और बहुत ज्यादा दबाव अगर बना तो रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता हो सकता है। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी इतने भी कमजोर हालात में नहीं है कि रक्षा मंत्रालय या फिर टॉप के जो मंत्रालय जिसको सीसीएस कहते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उस मंत्रालय को साझा करना चाहे। तो जो बंटवारा होगा, जो एडिशनल चार्ज वाले जो मंत्रालय हैं उनको दे दिया जाएगा। बहुत हद तक कंप्रोमाइज करेगा तो रेल मंत्रालय तक आएगा। बाकी फूड मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, ये सब सहयोगी खातों में ज़्यादा जाता हुआ दिखेगा। ओके लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी की सारी खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब कुछ ट्रेड्स और ले लेते हैं, उसके बाद हमारे अगले एक्सपर्ट भी हमारे साथ तैयार हैं। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट लेकर आइए। हैल अब 8% ऊपर हो चुका है। अगर रचना जी हैं हमारे साथ, रचना जी, हैल आपने काफ़ी अच्छे से ट्रैक किया, एक इस पर व्यू दीजिए। कोई व्यू बन रहा है क्या? पॉजिटिविटी है और फर्दर कंटिन्यू भी हो सकती है। ऊपर वाली साइड पे ये 4800 की तरफ जा सकता है। एंड उसने जो बड़ा रेड बार 2 दिन पहले बना था उसके 50% को ऑलरेडी टेक आउट कर लिया है। तो यहाँ पे फर्दर पॉजिटिविटी के पूरे चांसेस बनते हैं।
So this is a strong positive momentum counter. आशीष, वो अभी वोल्टास मेरे ख्याल से पिछले कार्यक्रम में पिक किया था आपने या फिर मानस ने, इट्स 14.72। अब आपका व्यू क्या है यहाँ पर? एक बार डॉक्टर साहब वो कॉल का प्रीमियम भी लेके आइएगा। 1490 की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी अच्छा मोमेंटम पूरे सेक्टर में बनता हुआ देखने मिल रहा है। गवर्नेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। इसमें भी हमें लग रहा है कि 1550 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो पहला जो टारगेट है इसका 1520 का, और सेकेंड जो टारगेट है 1550 के लिए खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1430 का एक एसएल मेंटेन करे। वोल्टास डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ मूव अच्छे हैं यहाँ पे। हेवल्स में मूव अच्छा था, एक्साइड में मूव अच्छा है, ऑप्शन एक्टिविटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी खासी हैं, तो ये एक फेवरेट स्पेस है। HAL भी अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ अब 8% हो गया HAL ऊपर। मीनवाइल एक बार एक्साइड रखिएगा 6.5% ऊपर 525। वो कॉल लेके आइएगा, 500 की कॉल थी ना, वो 500 की कॉल 38 का टारगेट था उसका, नहीं 42 का टारगेट था, और उस वक्त 38 हो गई थी, 30 पे स्क्रीन पे गई थी ऑन एयर। मेरे ख्याल से अब तो वो कॉल ही 39 हो गई है ऑलमोस्ट। तो वो ट्रेड हमने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ भी कराई थी। बाकी अगर आप देखें इस वक्त अब डे हाई पर आके 525 यानी अपने करियर के हाईस पे आके ट्रेड करता हुआ ये। और एक NTPC लेके आइएगा जो मैंने पिक किया था शुरुआत में ही। अब वो 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ, लेकिन वो जो GMR को हमने बात की थी शिवांगी से अप्रॉक्सीमेटली 84 के आसपास, वो 85-65। विकास, GMR एयरपोर्ट्स पे आपका टेक इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ? जिस हिसाब से हमने देखा है लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवेज मोमेंटम लिया था, वहां से वापस ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल तो अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो ऊपर में वो वापस वो 90-92 के रेंज में आने का यहाँ पे ट्राई कर सकता है। नीचे में इंट्राडे में अगर बात करूँ तो 82 एक अच्छा बेस बना चुका है, कल के हाई के ऊपर का एक अच्छा बेस बन चुका है आज के ट्रेडिंग में। तो 82 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है, 92 के टारगेट। ओके। अच्छा, एक और स्टॉक की मैं सिर्फ प्लेसमेंट देख रहा हूँ, एक बार BEL लेकर आइए एक बार ज़रा। इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी उसमें से एक स्टॉक था ये, और गैप अप हुआ, उसके बाद अब एक कंसोलिडेशन के बाद वापस एक फ्रेश मूव शुरू हुआ है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, डेली चार्ट पर भी अगर आप देखें वीरू, तो वापस शायद 20 डे को ये रिक्लेम करता हुआ। इसकी वो कैंडल बहुत बड़ी थी, नेगेटिव कैंडल थी। अगर इसका आप कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएंगे ना डे के हिसाब से, तो वो काफ़ी नेगेटिव था। आप